वेलकम है आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 सीरीज लेके आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जो समझा था हम वो बताते हैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू, कि हमने उससे पहले वीडियो लेक्चर में समझा था कि इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं, चार्ज किसे कहते हैं, वोल्टेज किसे कहते हैं, ये सब हमने इस पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हमें समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 में, मतलब आने वाली सीरीज में हम इस सीरीज में बताएंगे कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं। कभी कोई पेपर में आ जाता है 1 एम्पियर क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, तो हम पहले इसको समझते हैं कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं और 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो देखिए 1 एम्पियर किसे कहते हैं। 1 एम्पियर होता है, आपको तो पता है था 1 एम्पियर किसे कहते हैं या करंट किसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, एक सेकंड में कितना चार्ज मूव करता है उसे हम करंट कहते हैं। अब 1 एम्पियर किसे कहते हैं कि 1 कूलम चार्ज पर 1 सेकंड। ठीक है, एक चार्ज और 1 सेकंड को अगर आप डिवाइड कर देते हो, 1 सेकंड में 1 चार्ज मूव कर रहा है तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट ही क्या होता है, 1 वोल्ट होता है कि 1 कूलम चार्ज ने क्या किया, एक वर्क डन कवर किया, एक डिस्टेंस कवर किया वर्क डन का, तो होता है IV बराबर 1 वोल्ट, उसे कहते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 वर्क डन पर 1 यूनिट चार्ज। तो अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाता है, 1 वोल्ट। अब समझिए ओम्स लॉ कहते किसे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ किसे कहते हैं। तो ओम्स लॉ कहता है, सबसे पहले समझना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको एक रिलेशनशिप बताता है। इट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ये करंट और वोल्टेज में एक संबंध बताता है। क्या बताता है, एक संबंध बताता है कि करंट और वोल्टेज में क्या संबंध होगा, उसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ का एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर करके रखना। कहा जाता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। एक बार मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, फिर एक बार हिंदी में समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ओम्स लॉ कहता किसे है कि ओम्स लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो कहा जाता है कि ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड। अगर आप करंट को बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज बढ़ेगा, और अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो आपका करंट बढ़ेगा। यही होता है हमारा ओम्स लॉ कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर को आपने फिक्स कर दिया, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड वोल्टेज इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ाया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कोई ना कोई हम कांस्टेंट वर्ड जरूर लगाते हैं, तभी ये प्रोपोर्शनैलिटी हटता है। तो इसको हटाने के लिए हमने R लगा दिया, और ये जो R होता है ना सर, ये हमारा होता है रेजिस्टेंस। ये क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अब समझिए कि V = RI, तो यही हमारा होता है ओम्स लॉ। ठीक है, आ गया समझ में। जहां आपका V होता है वोल्ट या वोल्टेज कह सकते हैं दूसरे नाम से, I जो होता है करंट, और R जो होता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। यहां तक क्लियर है? ओके, अब इतना ठीक है, नोट कीजिए। तो V = RI आ गया, तो V वोल्ट है, R रेजिस्टेंस है, I आपका करंट है। तो रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा हमारा वोल्ट अपॉन करंट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में। तो R जो होता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस का अगर आप SI यूनिट निकालना चाहते हो, क्या, SI यूनिट, तो SI यूनिट वोल्ट का, वोल्टेज का SI यूनिट वोल्ट होता है, और करंट का क्या होता है, एम्पियर। या तो आप वोल्ट पर एम्पियर कह दो, या आप दूसरे नाम से इसे हम कहते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है, तो इसका जो साइंटिस्ट का नाम था वो था जर्मन साइमन ओम। तो जर्मन साइमन ओम नाम के साइंटिस्ट ने ये आपका ओम्स लॉ दिया है। तो इसका अनदर यूनिट साइमन भी बोलते हैं, लेकिन वो आप हायर क्लास में डिस्कस करोगे कि होता क्या है। लेकिन अभी इस क्लास में आपको बस समझना है कि ओम्स लॉ का ऐसा यूनिट क्या होता है,
रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है। यहां तक क्लियर है? अब हम समझते हैं कि V वर्सेस I का ग्राफ कैसे बनता है। V वर्सेस I का ग्राफ कैसे बनता है? तो V वर्सेस I का ग्राफ बनता है हमारा एक स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। तो ये जो होता है हमारा ओम्स लॉ का ग्राफ है कि V वर्सेस I का ग्राफ कैसे बनता है। गॉट इट? यस। अब समझिए, यहां तक क्लियर है? रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अब समझिए रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। वो तो हमने समझिया कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए R आता है तो हम उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। अब समझिए रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस का कहने का मतलब होता है टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करता है, धक्का मारता है। मतलब मान के चलो करंट इधर आ रहा है और आप रेजिस्टेंस से क्या क्या धक्का मारा, ठीक है, तो वही काम करता है। टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को आने में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? जैसे आपको पता है वाटर होता है, ठीक है, वाटर में आपने क्या किया, एक तरफ वाटर को मूव कराया और एक तरफ आपने हनी को मूव कराया। किसे मूव कराया? हनी को। तो हनी में क्या होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, वाटर का कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है। इसी वजह से वाटर में क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स को हम विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। अगर वाटर में मतलब लिक्विड चीज में अगर कोई फोर्स आपका अपोज करेगा तो उसे आप विस्कोसिटी कहोगे। अगर करंट में जो अपोज काम करेगा उसे रेजिस्टेंस कहोगे। और जो चलने में आपका जो बाधा उत्पन्न करता है वो आपका फ्रिक्शन होता है। यहां तक क्लियर? ओके, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस समझते हैं कि रेजिस्टेंस को कौन कौन चीज अफेक्ट डालती है। तो पहला पॉइंट है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। जितनी बड़ी वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। और दूसरा कहता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया किसे कहते हैं? मान लिया हमारी एक वायर है, ये वायर है, इसके ऊपर जो आपका ये पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। जितना क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस कम लगेगा, जितना एरिया आपका छोटा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपका एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम लगेगा, एरिया घटा दोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब तीसरा क्या कहता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल, कि कौन से मटेरियल से आप वायर बना रहे हो या कंडक्टर बना रहे हो, वो उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, यस। अब आप समझिए, इसे मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन करेंगे तो कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प से हमने किया कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को हमने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। जब हम कंबाइन करेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। यहां तक क्लियर है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट वर्ड लेते हैं, तो इसको हमने लिया रो L बाई A। और ये जो रो होता है ना, ये होता है हमारा रेजिस्टिविटी। क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रो हमारा क्या होता है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप बना सकते हो R इक्वल टू रो L बाई A। तो आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई टू ईच अदर। तो ये कितना हो जाएगा? R A इक्वल टू रो बाय L। तो रो इक्वल टू क्या होगा? R A बाय L। तो R A बाय L। तो ये हो गया हमारा क्या? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब रेजिस्टिविटी का आपने फॉर्मूला समझ लिया, अब इसका ऐसा यूनिट समझिए। आपने पढ़ा कि रो इक्वल टू होता है R A बाय L। तो R का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ कितना है हमारा? मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो ये कितना आ गया हमारा? ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या हो गई सर? ओम मीटर। यहां तक क्लियर है? इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।
अब आने वाली अगली वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।